जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो नमस्कार दोस्तों आरओ का पेपर आपको पता चल गया 22 दिसंबर 23 दिसंबर को कंफर्म हो चुका है। तो बाकी सब चीज़ें साइड करते हुए हम लोग थोड़ा अब उसको एनालिसिस करते हैं, क्योंकि टाइम भी कम है। आंदोलन, प्रोटेस्ट, वो सब अपनी जगह पर, पढ़ाई भी हमें साथ में करनी चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं, मेरा काम है आपको पढ़ाना। तो आज हम लोग साइंस का एनालिसिस अब 2-3 दिन करेंगे कि साइंस में कैसे प्रश्न आते हैं। आपको पूरे सोर्सेज भी दिखाऊंगा कहाँ से कौन सा सवाल आता है। तो बिना देरी के पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। आप डिटेल एनालिसिस के मैं साथ करूंगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा जल्दी में। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कह रहा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर को सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें से कौन सा गलत है आपको पता होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O। आप कहोगे ये तो सर मैंने स्कूलों में पढ़ा है। हाँ, तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं। और ये देखिए, ये जो सवाल था ये डायरेक्ट हमारी ये जो लिस्टिंग है साइंस की आपको दिख रहा है, ये देखिए इसमें आपको सब दिया हुआ है, बहुत ही छोटा। जैसे एलम, कास्टिक पोटाश, ब्लीचिंग पाउडर क्या है ना, लाइम वाटर क्या है, ये सब आपको दिया हुआ है। ये साइंस की लिस्टिंग आपको दिख रही मात्र 34 पेज की है। ऐसे ही SCS के जब हम सिलेक्शन मटेरियल की बात करते हैं ना, तो SCS आपको देता है सिलेक्शन मटेरियल 34 पेज का। ये है साइंस की पूरी हिस्ट्री, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों होगी। ऐसे ही हम आपको हिस्ट्री की लिस्टिंग देते हैं, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के सिर्फ 1 लाइनर फैक्ट होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी होते हैं। ऐसे ही UPGK का, ऐसे ही मिसलेनियस का, ज्योग्राफी का, ठीक है, और इन्वायरमेंट का, ये सभी लिस्टिंग आपको दी जाती है सिलेक्शन मटेरियल। तो आप ये सिलेक्शन मटेरियल भी ले सकते हैं इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। सिर्फ और सिर्फ एंड टाइम में शानदार रिवीजन के लिए ये है। फिर अपने SCS के टेस्ट लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए शानदार। PYQ ये सब फ्री वीडियो में मैं दे ही रहा हूँ आपको, PYQ हो जाएगा, बस हो गया आपका काम। क्विज़ ले सकते हो, क्विज़ में आपको जब तक पेपर नहीं होता 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, उसमें अटेम्प्ट करने को आपको मिलता है। तो ये तो हो गया आपका। जैसे दूसरा प्रश्न था गाय की नस्लों वाला, ये भी इस लिस्टिंग में आपको मिल जाएगा। पर ये गाय की नस्ल वाला मैं आपको ज्योग्राफी लिस्टिंग में प्रोवाइड कराऊंगा। जो SCS की ज्योग्राफी लिस्टिंग है उसमें दिया हुआ है कि जैसे देवनी नस्ल ये गाय की है, बरबरी बकरी की है, भदावरी भैंस की है। गिर नस्ल भी बहुत फेमस गाय होती है, जो बहुत दुधारू गाय होती है, उसकी होती है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैव डीजल पौधा है भाई, है ना, तो बहुत न्यूज़ में बना रहता है। जैव डीजल पौधा जेट्रोफा होता है ना। जैव डीजल पौधा कौन है, जेट्रोफा। अगला देखिए, जैसे वैज्ञानिक का नाम है और उनके कार्य क्षेत्र हैं, तो ये भी आपको लिस्टिंग में साइंस की मिल जाएगा। जैसे बीरबल साहनी, इन्होंने क्या काम किया था, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में काम करा है। केसी मेहता, पादप रोग में इन्होंने काम करा, केसी मेहता ने। P महेश्वरी की बात करें तो ये भ्रूण विज्ञान में काम करा इन्होंने। MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति में काम करा इन्होंने, ठीक है। तो देखिए इस तरह के भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। RO का लेवल थोड़ा पीछे से आपको दिखेगा, टफ है। आप लोग सोचोगे अरे ये कौन सा पूछता है, ये पूछता है ना। इस टाइप के कठिन सवाल साइंस के आते हैं, वो नॉर्मल नहीं आते हैं। अगला है, जैसे देखिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में किया जाता है भाई, तो याद रखिएगा रिंगलमैन स्केल अगर दोबारा भी पूछ लिया आपको, तो रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुएं का घनत्व नापने के लिए करते हैं, ठीक है। और दिवाली का समय हुआ है, पॉल्यूशन आपने देखा है ज़्यादा हुआ है, दिल्ली नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी हो गया है, तो इस टाइप का सवाल फिर से आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो ये देखिए मैंने आपको कल ही एक वीडियो फ्री में पढ़ा हुआ है, उसमें आपको देखा होगा, मैंने आपको बताया था विटामिन A, D, E, K, है ना, ये फैट सल्यूबल होता है। कौन सा होता है, फैट सल्यूबल का मतलब वसा में घुलनशील होता है। A, D, E, K किस में, देखो A है, D है, ये तो फैट सल्यूबल है, जल में तो घुलनशील नहीं है, तो जल में घुलनशील कौन हुआ, B, है ना। तो A, D, E, K ये 4 याद रख लो, ये सिर्फ वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है, और जलल में नहीं। बचे हुए जो हो गए विटामिन B, ये सब जल में घुलनशील हो गए, ठीक है, B के जितने पार्ट्स हो गए। तो आसान सवाल है। अगला देखिए, अगले में डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में क्या मापा जाता है, तो डॉप्सन आपको पता होगा क्या नापता है, ओजोन की सांद्रता नापता है। डॉप्सन क्या नापता है, ओजोन की सांद्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ओजोन की बात हुई है, तो ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं, ये भी पूछ लेता है। 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस या ओजोन डे मनाते हैं। अब ओजोन लेयर पूछेगा कहाँ पे, तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल आपको पता होगा भाई, नहीं, जैसे ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, मीजोस्फेयर आता है, ऐसे ही स्ट्रेटोस्फेयर जो धरती से 50 किलोमीटर तक की दूरी पे होता है,
वहाँ पे ओजोन पाई जाती है और ओजोन की सांद्रता नापते हैं किसमें, डॉप्सन में। ठीक है, अगला है देखिए विटामिन। कल मैंने विटामिन के नाम आपको सब कराए हैं, विटामिन से सवाल ज़रूर आता है। विटामिन इनमें से मैचिंग करनी है आपको, कौन है, पेप्सिन, कैरोटीन या केराटिन या पोजिस्टोन। तो विटामिन क्या होता है भाई, विटामिन होता है आपका कैरोटीन। कौन सा, कैरोटीन। कैरोटीन एक विटामिन होता है। पेप्सिन आपने सुना होगा, पेप्सिन एंजाइम होता है, हमारे बॉडी में मिलता है पेप्सिन एंजाइम। हार्मोन की बात करें तो पॉजिट्रोन एक हार्मोन होता है और केराटिन प्रोटीन होता है ना, दोनों में अंतर है, कैरोटीन और केराटिन। केराटिन प्रोटीन है, कैरोटीन विटामिन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है भैया, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। पादप हार्मोन जो पेड़ों में पाया जाता है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन। बाकी ये सब हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, कह रहा है। तो आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी। हमारे एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन भाई बहुत प्रेजेंट है, पर ये नाइट्रोजन का पहले क्या होता है, अमोनिफिकेशन होता है भाई। अमोनिफिकेशन यानी अमोनिया में परिवर्तित होती है पहले ही। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है लेग्यूमिनस क्रॉप में, उसको उसमें बदलता है। फिर इस अमोनिफिकेशन का क्या होता है भाई, नाइट्रिफिकेशन होता है, तो ये बन जाती है नाइट्राइट। क्या बनती है, नाइट्राइट बनती है। फिर ये नाइट्राइट, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, नाइट्रेट में। तो क्या याद रखना, अमोनिया नाइट्राइट में परिवर्तित होती है, नाइट्राइट नाइट्रेट में, तब जाके पौधों को मिलती है। पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, ना कि नाइट्राइट, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, ये आपको बताना है। गेहूँ, आलू, चावल या कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, मूल स्थिरीकरण कोष 2014-15 में भारत सरकार ने इसको चालू करा था। इसमें आलू है, प्याज है, इन सबको डाला गया था कि है ना, कि इनकी जो प्राइस है, आलू, प्याज, इन सबको स्थिर रखना है ना, क्या एक मिनिमम प्राइस होना चाहिए। 2014-15 में इसके लिए ये आयोग घोषित किया गया था। और फिर बाद में दालों को भी जोड़ा गया था, तो आलू है, प्याज है, दालें हैं, इन सब में। ठीक है। और आप टमाटर पूछोगे तो हाँ, बेसिकली टमाटर को भी डालेंगे, नहीं, इन सब के प्राइस को कंट्रोल करना मार्केट में। अगला, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है, डायरेक्ट वन लाइनर सवाल है, एथिलीन। पॉलीथीन बनाने में किसका यूज़ होता है, एथिलीन। तो जो मैंने अभी आपको लिस्टिंग दिखाई थी ना सबसे पहले, उसी में दिया हुआ है एथिलीन का फॉर्मूला, उसके यूजेस है ना। तो पॉलीथीन बनाने में किसका उपयोग होता है, एथिलीन का होता है। अगला देखिए, आसान सवाल था, संवेग संरक्षण पे काम करता है रॉकेट, है ना। रॉकेट पूछ रहे ना किस सिद्धांत पर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या संवेग संरक्षण पे काम करता है। या ऑप्शन न्यूटन का तृतीय नियम दिया हो तो वो भी बता सकते हो, न्यूटन का तीसरा लॉ, जिसको संवेग संरक्षण नियम बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं हमें कहाँ से भाई, कवक से, विषाणु से, जीवाणुओं से। तो एंटीबायोटिक्स हमें जीवाणुओं से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, जीवाणुओं से। ये सवाल पूछे गए हैं देखिए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना आपको। मक्का नरमंजरी निकालना, मूंगफली खूंटी बनाना, काबुली चना किल्ले निकालना और तंबाकू सीड्स कर्तन। ये प्रक्रियाएं हैं जो होती हैं ना। तो काबुली चना किल्ले निकालना ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे क्या कहते हैं भाई, बल्ब, ट्यूबर, फॉर्म या राइजोम। तो हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण जिसे कहते हैं राइजोम। क्या कहते हैं, राइजोम, है ना। तो आप देख सकते हो काफ़ी डीप लेवल के सवाल साइंस में एग्रीकल्चर को लिंक करके पूछे जाते हैं ना। तो थोड़ा समझिए कि आपको क्या सही अप्रोच होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको क्या पढ़ना चाहिए। आरओ के लिए आपको थोड़े से टफ लेवल के सवाल पढ़ने पड़ेंगे। जो मार्केट में पीवाईक्यू चल रहे ना, उससे काम आपका नहीं होगा, ये निश्चित बात है। ये सिर्फ आप एक ओवरव्यू लेने के लिए देख सकते हैं। आपको लेटेस्ट एंड पैटर्न के और जो वेरियस टॉपिक्स हैं उनको कवर करना ही पड़ेगा। स्टडी मटेरियल SCS का आपको इसमें हेल्प बहुत करता है। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है भाई, एस्ट्रॉइड, विटामिन, उत्प्रेरक या कीटनाशक। कोलेस्ट्रॉल एक तरह से एस्ट्रॉइड होता है ना। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हमारी बॉडी में, एक तरह से एस्ट्रॉइड होता है। निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है। तो ये आपको पता होगा भाई, एक डॉली भेड़ जो थी है ना, पहली क्लोन्ड एनिमल थी डॉली, उसको क्या बोलते थे, डॉली। ठीक है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है भाई, सितार में। तो सितार देखिए कैसे बजाते हैं, आप ऐसे ऐसे बजाते हो ना, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो ट्रांसवर्स वेव होती है, अनुप्रस्थ और अप्रगामी जिसको बोलते हैं। तो जब जो पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं वो लंबवत यानी परपेंडिकुलर मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में क्या होता है, प्रोपोगेशन वेव का, है ना। तो ऐसे परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं। और जिसमें लंबा लंबा जैसे स्प्रिंग खींच देते हो आप ना, ऐसे सीधा सीधा मूव करते हैं, वो लॉन्जिट्यूडनल या अनुदैर्घ्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना। मनुष्य का कान 100 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, ये बात ठीक है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। तो दोस्तों आपको अगर पता हो, हमारी पता आंख 10 मिलियन रंगों के बीच भी अंतर कर सकती है, 10 मिलियन।
इतनी ज़्यादा पावर होती है। तो पर सबसे ज़्यादा तो शुग्राही या संवेदनशील होती है वो हरे रंग के लिए होती है, लाल रंग के लिए नहीं है ना। आपको ये सही लग रहा होगा पर ये गलत हो जाएगा, कौन सा कथन गलत सही नहीं है। तो ये यहाँ हरा रंग होना चाहिए। सुनने की जो दृढ़ता है वो 1/10 सेकंड होती है, और दृष्टि की जो दृढ़ता है हमारे है ना, विजन पावर 1/16। ये तीनों पॉइंट याद कर लो, फिर से पूछ सकता है ना। विजन पावर 1/16, सुनने की पावर 1/10, और मनुष्य का कान 10,000 मतलब 1000 हर्ट्ज पर सुग्राही होता है, ठीक है, मतलब संवेदनशील होता है, क्योंकि हम 1000 हर्ट्ज से 4000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। मतलब सुन तो सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज, पर जो हमारा संवेदनशील मामला होता है 1000 से 4000 के बीच काफ़ी सुग्राही या संवेदनशील होता है। और अगर हर्टिंग पावर पूछ लें ह्यूमन की ऑडिबल रेंज, तो आप 20 से 20,000 हर्ट्ज बता दोगे, है ना, जो ऑडिबल रेंज है। अगला देखो, कह रहे हैं दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, है ना। मतलब दो बल्ब में आपने एक साथ पैरेलल जोड़ दिया, या आपने क्या करा, उसको सीरीज़ में जोड़ दिया, तो किस में ज़्यादा रोशनी मिलेगी। तो ये है श्रेणी क्रम, मतलब सीरीज़ में बचपन में आपने पढ़ा होगा, और ये है पैरेलल। तो दोनों में अंतर क्या होता है, देखो सीरीज़ में क्या हो, जैसे मैंने एक तार ये लगाया, एक बल्ब यहाँ लगा दिया इसी तार से, एक यहाँ, तो एक ही करंट मिलेगा। एक करंट मिलने पे अगर एक बुझता है तो दूसरा भी बुझ जाएगा, तो एक धीरे है तो दूसरा भी धीरे होगा। पर अगर दोनों को हम समानांतर पैरेलल जोड़ेंगे, पैरेलल के लिए हमें वायर को अलग अलग देना पड़ेगा, मतलब करंट अलग अलग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अलग अगर करंट प्रोवाइड कराएंगे तो हो सकता है एक धीरे जले तो दूसरा तेज जले, है ना। जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी तो पैरेलल, ठीक है। समानांतर क्रम में जोड़ोगे तो ज़्यादा रोशनी मिलेगी। तो देख सकते हो आप, साइंस का डीप लेवल का सवाल है ये। अगर आपने इसकी एनालिसिस अच्छे से टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आप इसको नहीं कर सकते। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा ना, V=IR, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो होता था I। तो ये उस टाइप का सवाल है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। तो सरसों में जो तीखपन होता है वो सल्फर की वजह से होता है ना। कौन सा तत्व उपयोगी है, सल्फर। अगला कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है भाई। सड़ते हुए वनस्पति, पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल, रिफाइनरी, ताप विद्युत केंद्र। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो सबसे ज़्यादा निकलती है वो जब सब्जियां वनस्पति सड़ते हैं, और पशु पदार्थ जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं उनसे निकलता है, ठीक है। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई आपके। तो लीवर में सिंपल सी मात्रा है, अगर आप नहीं खाओगे तो ग्लाइकोजन कम होगा, शुगर कम होगा, तो ग्लूकोज स्तर एकदम गिरता ही चला जाता है ना, तभी तो आपको फिर ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज स्तर एकदम से लीवर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जब आपके अंदर कमजोरी होगी, कुछ खाएंगे पिएंगे। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं, गोसामर रेशम। क्या बोलते हैं, गोसामर रेशम। जो मकड़ियाँ उत्पन्न करती है उसको क्या कहते हैं, गोसामर रेशम। अगला, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो एसिड को सर्वोत्तम स्रोत है ना। कौन सा है, केला, दाल, अंडा, जिसमें सारे अमीनो अम्ल होते हैं, तो वो अंडा होता है दोस्तों, है ना। अंडा एक ऐसी चीज़ जिसमें सारी चीज़ें प्रोड्यूस मतलब अवेलेबल होती है। अगला कह रहा है तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। किस तुलसी में क्या प्रेजेंट होता है, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड। तो आप देख रहे हो, एनालिसिस कर पा रहे हो ना कि आपकी साइंस की तैयारी कितनी है, आप कितना साइंस पढ़ रहे हो। क्या ये सब सवाल आपको आते थे, ईमानदारी से बताइए। तो उस हिसाब से करिए, अब अपने आप को दीजिए 10-15 दिन साइंस का, क्योंकि वेटेज बहुत है। तो साइंस को फिर से शुरुआत करिए, तगड़े रिवीजन के SCS के स्टडी मटेरियल, और उसके फिर टेस्ट जरूर लगाइए, क्विज लगाइए, और मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चन हो गए आपको मिल जाएंगे, और प्लस PYQ जो मैं करा ही रहा हूँ इसमें। इतना आप करके साइंस को 10-15-20 दिन लगातार, अब आपको कोशिश करनी है 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी अगर आप RO वाकई निकालना चाहते हैं, समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं। नहीं तो भर्ती फिर पता नहीं कब आए कब ना आए, देख ही रहो आप। तो 8 से 10 घंटा निकालिए, लगातार स्टडी करिए, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो प्लीज़ 2 स्लॉट बनाइए ऐसे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। जैसे देखो, फिर से पशु नस्ल बहुत पूछता है एग्जाम में, पशु और नस्ल, ये एक सवाल RO में आता ही आता है, तो इसको आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा। जैसे भदावरी भैंस की नस्ल, सिंधी गाय, जमुनापारी बकरी होती है, थार पारकर जो है ये राजस्थान की नस्ल है, बहुत फेमस गाय होती है थार पारकर, राजस्थान की नस्ल है ना। तो ये नस्ल प्लीज़ एक आध पॉइंट नोट कर लीजिए आप व्हाट्सएप पे अपने, या कहीं सेव करिए कि आपको पशु और उसकी नस्ल करनी है, ठीक है। SCS में मिल जाएगी। आप अगर बताएंगे इस वीडियो पे, अगर लाइक ज़्यादा कमेंट आप लोग करेंगे तो मैं इसको भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगला है काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। नाम है काशी लालिमा, गाजर, भिंडी, प्याज, टमाटर। तो आदमी को लगेगा यार गाजर, प्याज, टमाटर ये तो लाल लाल होते ही, यही होगा, पर नहीं, ये भिंडी थी। काशी लालिमा किसकी है, भिंडी। तो आप नोटिस कर पा रहे हो, एग्रीकल्चर साइंस में ज़्यादा आता है, साइंस को एग्रीकल्चर से लिंक करके ही सवाल आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। देख रहे हो, फिर पौधों में बूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे।
वानस्पतिक प्रसारण के लिए। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किसके लिए करते हैं? वानस्पतिक प्रसारण के लिए। अगला है श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। भाई देखो ना, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे क्यों होते हैं? क्योंकि क्या वो सूर्य की किरण को ऑब्जॉर्व करते हैं? नहीं, रिफ्लेक्ट करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं श्वेत कपड़े, इसलिए हमको वो ठंडे होते हैं। ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार कालानुक्रम में लगाना है कि किसकी खोज कब हुई, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, एसएमडी, इंटीग्रेटेड परिपथ या आईसी। आप देख रहे हो क्या खतरनाक सवाल है। 90 से 95% गारंटी मैं देता हूँ ये किसी को नहीं आता होगा दोस्तों। तो दोस्तों, जब से पहले डायोड की खोज 1904 में हुई थी, ट्रांजिस्टर 1947 और 1958 में ये हुआ था, और ये बहुत बाद में लेट में हुआ, इसका समय की जानकारी कम है। तो इस तरह के सवाल छोड़ने वाले होते हैं, कोई इतनी परेशानी भी नहीं है ना। आप ऐसा तो है नहीं 140 में 140 जीएस के करने, आपको 140 में एकदम सेफ है 85 से 90 सवाल। तो आपको ऐसा टारगेट करना है। कुछ क्वेश्चन छोड़ने लायक आपका टाइम वेस्ट करने वाले होते हैं। इनमें से यही था, इनमें से ये बहुत ही मुश्किल है यार, किसी को याद हो, कोई नहीं बता सकता ये। तो उसके लिए लोड नहीं लेना, आपको 85 से 90 जीएस में टारगेट करना है और 55 क्वेश्चन हिंदी में टारगेट करना ही करना है ना। उस हिसाब से चलिए। अब जैसे देखिए, इस टाइप के सवाल आसान है। सिरका में कौन सा एसिड है? दूध का खट्टा होना किसके कारण है? हड्डियों में उपस्थित यौगिक, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल। इस टाइप के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। जैसे सिरके में क्या होता है? सिरके में आपको पता है एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड होता है। दूध खट्टा किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से हो जाता है। हड्डियों में हमारे कौन सा यौगिक होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना। तो इस टाइप के प्रश्न आसान है, ये करने लायक है। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। कौन सा सही है? तो दूसरा गलत है दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन बम आपको पता हो अनियंत्रित परमाणु संलयन पर बनता है। परमाणु संलयन है ना, इसको रोका ही नहीं जा सकता। फिर अनियंत्रित परमाणु संलयन है ना, तो याद रखिएगा, इसको आसान है, यानी ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधित क्रियाओं से उपयोग किया जाता है? कौन सा भाई, जो पानी में डाइवर घुसते हैं वो कौन सी गैस यूज़ करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम यूज़ करते हैं। कौन सी? ऑक्सीजन और हीलियम यूज़ करते हैं गोताखोर। ठीक है। अगला सवाल, अगला कह रहा है कि मैचिंग करनी, देखो फिर से वही, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। तो अभी बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो डी में 4 कहाँ दिख रहा है? यहाँ, तो ये सही हो गया। पर और भी नाम देख लो। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 जिसको बोलते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है भाई? बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3, और मतलब NaHCO3। इसका फॉर्मूला क्या है अगर पूछ ले? NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये हो गया आपका वॉशिंग पाउडर। तो वॉशिंग पाउडर है सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला फिर से पादप हार्मोन है, उनका कार्य बताना है आपको। ऑक्सिन का क्या कार्य होता है? जिब्रेलिन का क्या कार्य है? साइटोकाइनिन का और एब्सिसिक अम्ल का। तो ये जो मैंने लिस्टिंग अभी आपको दिखाई थी, ये सब उसमें आपको मिल जाएगा। ऑक्सिन का काम है शिखर प्रधानता। जिब्रेलिन का क्या काम है? कोशिका वृद्धि करना। साइटोकाइनिन का क्या काम है? कोशिका विभाजन करना। और एब्सिसिक अम्ल का काम है वृद्धि अवशोषण। क्या नाम है? क्या काम है? वृद्धि अवशोषण, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है क्या? तो ये गलत है दोस्तों। सारे विटामिन हमारी बॉडी में कहाँ संश्लेषित हो पाते हैं ना, कुछ इसलिए हमें बाहर की सोर्सेज से चाहिए होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। दूसरा कह रहा शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ये बिल्कुल सही है भाई, है ना, आसान सवाल था। अगला कह रहा है कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होती है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हमें कहाँ से मिलती है? जो सिंगोना का पौधा होता है उसके छाल से मिलती थी। तो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था, देखिए कोविड के टाइम में, इसलिए पूछ लिया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ये फसल है और प्रजाति। आप देख रहे हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी सवाल आते हैं। जैसे वरुणा सरसों की प्रजाति है, मटर रचना की प्रजाति है, अलसी नीलम की है। ऐसे राधे जो है वो चने की एक प्रजाति है, चने की, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, प्लीज़ मैं आज आपको एक टास्क दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर के जिनमें क्वेश्चन होते हैं खेती से रिलेटेड, है ना, उनको प्लीज़ अच्छे से करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है ये। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस सीरीज़ को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। RO में जितने साइंस के क्वेश्चन आए वो डेली आपको एक वीडियो से मिल जाएगा दोस्तों।